पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोएट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द हीरो इन पैराडाइज लास्ट? देखो क्रिटिक्स के अनुसार कौन है, तो है सैटर्न को माना गया। ठीक है, बुक फर्स्ट एंड सेकेंड किसको माना गया है, तो सैटर्न को हीरो माना गया है। लेकिन जो अन्य बुक में माना गया है तो वो एडम को माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा जब एग्जाम में आए। लेकिन ये बुक फर्स्ट एंड बुक सेकेंड के अनुसार ये सैटर्न को माना गया है, लेकिन पूरा ओवरऑल एडम को माना गया है। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। द हीरो ऑफ द पीस ऑफ लिटरेचर इज यूजुअली द प्रोटागोनिस्ट और मेन कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट डिफरेंट व्यूज ऑन द हीरो ऑफ द स्टोरी। मेजॉरिटी ऑफ द क्रिटिक्स, देखो बोला था ना मैंने, क्रिटिक्स के अनुसार किसको माना गया है, तो वो सैटर्न को माना गया है हीरो एज द हीरो ऑफ द पैराडाइज लास्ट। बट अ रेयर ग्रुप ऑफ द क्रिटिक्स आल्सो बिलीव दैट एडम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ठीक है, बताया ना, जो क्रिटिक्स है उनके द्वारा एडम को हीरो नहीं माना गया, बिकॉज बोथ ऑफ देम लॉस्ट दियर हाई स्टेचर, क्योंकि दोनों अपने हाई स्टेचर्स को खो देते हैं। सैटर्न को भी वहाँ से निकाला जाता है पेंडेमोनियम से, और एडम को भी निकाला जाता है, इसलिए इसमें दोनों हीरो नहीं माने जाते हैं। फर्स्ट एडम, अ मैन हु हैड disobeyed God's command, and in result the misled his luxurious life in heaven in order to the stay with you in the earthly life of the earth as a punishment. Then Satan, who also disobeyed God's order and was thrown his hell, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, तो हेल में उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, so both had faced tragedy in their life or can also take them as the tragic hero because they had high degrees honorable and fatal flaw. All these qualities lies in a tragic hero, but the best answer would be Satan. ठीक है, तो देखो पेंडेमोनियम मैंने अभी इसी में बोला है, तो पेंडेमोनियम जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, हेल होता है। ठीक है, पेंडेमोनियम क्या होता है, वो हेल होता है। तो ईडन, गॉड ऑफ ईडन होता है ना, ईडन, वो तुम्हारा वहाँ पर रहते हैं, तुम्हारे ईडन और रहते हैं। ठीक है, आप लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस लाइन अकर इन, तो ये लाइन कहाँ पर है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कहाँ पर है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये मिल्टन का एक सोनेट है। ठीक है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। ये लाइन पोएम जो होता है सोनेट, उसकी ये लास्ट लाइन है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। In this line, the poet reflects that he has a place in God's word despite his disabilities. On the late massacre in Piedmont, मैं thought I saw my late spouse Saint, ये भी दोनों क्या है, ये सोनेट है। ठीक है, ये भी मिल्टन के द्वारा लिखे गए सोनेट हैं। मिल्टन के जितने भी सोनेट हैं मोस्टली पेट्रार्कियन सोनेट हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर, तो मिल्टन्स की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किसके लिए प्रेज की जाती है। ठीक है, तो वो ग्रैंड स्टाइल के लिए, किसके लिए की जाती है, तो ग्रैंड स्टाइल के लिए की जाती है। ठीक है, इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल which means it is the elevated, serious, highly crafted and different from the common speech. ठीक है, it is so unfamiliar, so common language, even the usual literary language, that Dr. Johnson accused Milton's
pedantry, Milton's grand style, can discussed under 4 or 5 heads, rhyme and music and words, game and figure of the speech, diction and decorum, syntax and the remoteness and subtlety of the languages and theme। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, तो पैराडाइज लॉस्ट कितने बुक्स में है, तो वो 12 बुक में है। देखो ओरिजिनल पूछ लेगा कि तो ओरिजिनल फॉर्म कितनी है, तो वो 10 बुक में, ठीक है। लेकिन अगर टोटल पूछे तो टोटल 12 बुक है, ठीक है। फर्स्ट एडिशन जब आया था 1667 को 10 बुक में आता, जो सेकेंड एडिशन आया था 1674 में, तो वो 12 बुक में आया था, ठीक है। आइए देखते हैं। इन मिल्टन्स रिकॉग्नाइज द पोएम इनटू 12 बुक बाय डिवाइडिंग 2 ऑफ द लार्जर बुक इनटू 4, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश इन 1667 इन 10 चैप्टर और बुक्स, ठीक है। उसी को कैंटो भी कहते हैं, ठीक है। कैंटोज भी कहते हैं, ठीक है। कैंटो या कंटोज, ठीक है। कंटोज प्लूरल हो जाता है, कैंटो सिंगुलर हो जाता है। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय 17th सेंचुरी पोएट जॉन मिल्टन। अभी पूछ सकता है कि जॉन मिल्टन कौन सी सेंचुरी के राइटर थे, तो वो 17th सेंचुरी के राइटर थे, ठीक है। ही आल्सो एडेड एन इंट्रोडक्टरी प्रोज आर्गुमेंट summarizing the plot of the complexity is due to many analogies and digressions into ancient history and mythology throughout the poem, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग सेंचुरी कैसे निकालते हैं, मान लो शेक्सपियर का पूछता है कि शेक्सपियर कौन सी सेंचुरी के राइटर थे। देखो शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 16th सेंचुरी में, लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई थी तो वो 1616 में हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 17th सेंचुरी, ठीक है। तो इनको दोनों बोल सकते हैं, 16th एंड 17th सेंचुरी राइटर इनको बोल सकते हैं। लेकिन मिल्टन को अगर आ जाए, मिल्टन देखो 1608 में इनका जन्म होता है, ठीक है, और 1674 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने में? 1674 में। तो ये कौन सी 17वीं शताब्दी, ठीक है। कौन सी शताब्दी में जन्म होता है इनका? 17वीं शताब्दी में इनका जन्म होता है और 17वीं शताब्दी में ही इनकी मृत्यु होती है। तो ये कौन सी सेंचुरी के राइटर माने जाएंगे? 17th सेंचुरी राइटर माने जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी सेंचुरी से कौन राइटर बिलोंग करता है। ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी आयोग पूछ लेता है। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सैमसन एगोनिस्टिस बाय मिल्टन, क्या है ये? तो ये तुम्हारी एक ये प्ले है। क्या है ये? प्ले, ठीक है। देखो सैमसन एगोनिस्टिस इज जॉन मिल्टन्स प्रोफाउंड ट्रीटमेंट ऑफ अ बिब्लिकल स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ द क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी। तो कभी पूछ सकता है कि ये किस बेस पे है, तो ये क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी इसको बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ पोएटिक प्ले विच वाज, ये पोएटिक है, ठीक है, परफॉर्म नहीं किया गया था, ये पोएटिक प्ले है। विच वाज पब्लिश इन 1671, इसी के साथ में पैराडाइज रिगेन भी आई थी, ठीक है। मिल्टन वाज नॉट डिजाइन इट फॉर द स्टेज सच एज अ प्ले इज नोन एज द क्लोसेट प्ले। इसको किस प्ले के नाम से और जाना जाता है? क्लोसेट प्ले के नाम से भी जाना जाता है। इट वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेट क्लोसेट ड्रामा, इसको फर्स्ट क्लोसेट ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है इन इंग्लिश। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल पोएम बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सी पेस्टोरल पोएम है, ठीक है। तो ये लिसिडास है, इसी को क्या बोलते हैं? तो एलिजी बोलते हैं, ठीक है। तो किसको? ये एलिजी है। ये किसके डेडिकेटेड है? एडवर्ड को डेडिकेटेड, ठीक है। देखते हैं। Lycidas by John Milton is a great pastoral elegy which wrote commemorate the loss of a good friend, ठीक है। एडवर्ड के लिखी गई है। इट इज़ काइंड ऑफ द पोएम अबाउट द लॉस ऑफ his good friend किंग एडवर्ड, ठीक है, किंग एडवर्ड।
Milton come up with an LG Lycidas. He has taken his name from Theocritus. थियोक्रिटस के इलियड से लिए गए, आइडल से, ठीक है। इन द विच लिटिजा इज द शेपर्ड एंड पोएट। pastoral poetry is a genre which narrates the purity of the rural life. Very often it also related to the real lives of the shepherds. Country rural life, ठीक है, country rural life is a glorified as the pure from all problems of life. An LG being a poem written on the death of the some near or dear ones. Pastoral LG related to the both death and idyllic rural life, ठीक है। ये कब आती है? 1637 में आती है, ठीक है, 1637 में ये आती है। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर, ठीक है, इन विच द राइटर्स करेक्टर इज द वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। ये हु से मेड दिस स्टेटमेंट फॉर, तो किसने कहा है? तो ये दो देखो, एक ये मैकमिलन भी है और ये पैटिंसन, ये दोनों इसके सही आंसर है, ठीक है, ये इसके दोनों आंसर ही सही है। लेकिन इसका जो नियर अबाउट माना जाता है तो ये मैकमिलन को माना जाता है, लेकिन इसको बुक में माना गया है, तो इसको बुक में माना गया है पैटिंसन, लेकिन ये इसका दोनों आंसर सही है, ठीक है, मैकमिलन और पैटिंसन, ठीक है। तो इसका ये बी और सी दोनों आंसर इसके सही है। देखो, द एबव स्टेटमेंट वाज मेड बाय मार्क पैटिंसन, लेकिन इसमें मार्क पैटिंसन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, तो मिल्टन की एज को कहाँ से कहाँ जानते हैं? तो 1625 से 1660 तक की एज को मिल्टन की एज से नाम से जानते हैं, ठीक है। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन फॉल्स बिटवीन द ईयर 1625 से 1660, कंप्राइजिंग कैरोलिन एज एंड कॉमनवेल्थ एज। द सेंट्रल इवेंट ऑफ द दिस एज वर political struggles calamity in the accession of the Charles फर्स्ट, एक्सक्यूशन ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट। जो चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में मार दिया जाता है, ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में मार दिया जाता है। जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन लंदन 9 दिसंबर 1608। He was a great genius in the field of poetry. His poetry reflected the Renaissance and the Reformation element, ठीक है। तो आप जब घटना चक्र को पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा कहीं कहीं, वैसे ये बुक बहुत अच्छी है लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इसमें फॉल्ट भी है, तो उनको भी आप लोग सही कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर जैसे 1600 लिखा था, तो इसको 1608 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वैसे इस बुक में ज़्यादा गलतियाँ नहीं पाई जाती हैं अन्य बुकों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं गलतियां हैं, तो उनको आप लोग सुधार कर लीजिएगा इस बुक को पढ़ते समय, और इस बुक को आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ, तो इसमें कौन से हैं? मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन, तो इसमें ये तीनों एज पाए जाते हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट किसको जानते हैं? तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं, ठीक है। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स, कौन कौन सी हैं? मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन। ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर मिल्टन campaigned the cause of the Puritans. The gloomy atmosphere which prevailed during his period, this period was mainly due to breaking up the accepted standards in government and religion. Metaphysical refer to a concern about the fundamentals problem of the world, and this kind of the poetry was primarily figured by John Donne in early 17th century, ठीक है, early 17th century. Cavalier are the those gentlemen who during the civil war
fought on the king's side and in general way represented the champions of the ancient order. They were against the Puritans and the Parliament. Ben Jonson 11 June 1572 to अगस्त, यहाँ पर देखो 76 है, ठीक है, ये जो उठ के आ गया है तो यहाँ पर ये 76 यहाँ पर होगा, ठीक है। अगस्त 1637 was one of the most influential Cavalier writer. आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट was written by मिल्टन इन फेज ऑफ। तो जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी जाती है तो कौन सी फेज में लिखी जाती है मिल्टन की, तो वो लास्ट फेज में लिखी जाती है, ठीक है। 1658 से लिखना शुरू करते हैं, 1665 में इसको लिखकर कंप्लीट करते हैं और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 1674 की इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब पब्लिश कब होती है, तो 1667 में पहली बार ये पब्लिश होती है, ठीक है। इस बुक के विषय में इतनी जानकारी देना जरूरी था। जॉन मिल्टन्स बिगन लिटरेरी राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट इन द लेट 60s, ठीक है। 60 लेट मतलब कि वही 58 आ गया ना, 1658। एज वी नोन मिल्टन वॉज बॉर्न इन 9 दिसंबर 1608 एंड डाइड 1674। बाई 1661 मिल्टन वॉज द कंप्लीटेड ब्लाइंड ड्यू टू द आई डिस्कस ग्लूकोमा, ठीक है। ये और किस बीमारी से जूझ रहे थे, तो ये ग्लूकोमा बीमारी से जूझ रहे थे, उसी की वजह से इनको ये आई की प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, आई साइड इनकी चली गई थी। बट ही वेंट टू राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट यूजिंग हिज daughters as described and the pamphlet is completed in 1665, ठीक है। इनकी डॉटर्स जो बेटियां थी उन्होंने इस बुक को लिखा था। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग एज अ मास्क रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन के द्वारा मास्क कौन सा है, तो ये कॉमस। एक आर्केड भी उनका ये कॉमस है, ठीक है, मास्क है, ठीक है, और कॉमस भी तुम्हारा मास्क है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। देखो कॉमस द मास्क वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन इज ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट। मास्क इज आल्सो नोन एज द मास्क। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ मास्क प्रेजेंटेड एट द लूडो कैसल। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये बताना पड़ेगा। इन 1638 कॉमस सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन ऑफ जॉन एगर्टन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एंड विस्काउट Blackberry and the member of the Charles I Privy Council as Lord President of the Wales. Lycidas is an elegy of the pastoral nature composed by Milton in late 1637 to commemorate the death of the fellow student of Cambridge, Edward King, who drowned while crossing the Irish Sea. कभी कभी पूछ लेता है कि मिल्टन का जो फ्रेंड था एडवर्ड किंग, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो इरिश सी में हुई थी, ठीक है, डूबने से हो गई थी। मिल्टन्स एरोपेजेटिका पब्लिश इन 1644 एंड अपील टू पार्लियामेंट टू रिजाइन दियर लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ जून 1643, ठीक है। दिस ऑर्डर वॉज डिजाइन टू ब्रिंग पब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल बाय द क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ ऑफिशियल सेंसर whom the author would submit their work for approval, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अपीयर्स।
सोलिटेट समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। तो ये किस में आई है लाइन? तो ये पैराडाइज लास्ट की लाइन है, ठीक है। आइए देखते हैं। जॉन मिल्टन रोट द पैराडाइज लॉस्ट एन एपिक ग्रीक फेम इज एन मैक्सिमम एज इन 12 बुक्स। कितने बुक्स में है? 12 बुक्स में है। इन द बुक नंबर 9 वी सी द एबव गिवन स्टेटमेंट। कहाँ पर मिलती है? तो बुक नंबर 9 में मिलती है। स्टेटमेंट व्हेन रीडिंग थ्रू द फॉलोइंग लाइन्स एज वी नीड वॉक टिल योर यंगर हैंड्स एर लॉन्ग असिस्ट अस बट इफ मच कन्वर्स perhaps the stated so short options I could yield for solitude sometimes is best society। तो ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। कौन सी बुक में है? बुक नंबर 9 में है, ठीक है। थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं इसके विषय में। जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन लंदन दिसंबर 9 1608 में। ही वाज एजुकेटेड एट एस.टी. पॉल्स स्कूल। कहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? तो एस.टी. पॉल्स स्कूल में हुई थी। देन एट क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। अगली जो शिक्षा हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो क्राइस्ट कॉलेज। कब इन्होंने इन्वर्ट करवाया था? 1625 में, ठीक है। कब? 1625 में। मिल्टन campaigns the cause of the Puritan as the Oliver Cromwell. During the period he wrote up serious pamphlets advocating radical political topics including the morality of the divorce, the freedom of the press, populism etc। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दी डॉक्ट्रिन क्रिस्टिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्स ऑफ। तो ठीक है, ये किसे? पैराडाइज लॉस्ट। द डॉक्ट्रिन क्रिस्टिना इज अ हेरिटिकल ट्रीटीज एंड कास्ट आउट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन इज एन द फॉर्म ऑफ। तो जो कॉमर्स है वो क्या है? मास्क है, ठीक है। क्या है? मास्क है। देखो, कॉमर्स इज रिटन बाय जॉन मिल्टन इज अ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट और मास्क। इट वाज फर्स्ट पब्लिश एज अ मास्क प्रेजेंटेड एट लूडो कैसल इन 1638। Comus and Lycidas were John Milton's most important early poems. These poems were not only his major literary achievement but also intended his reputation as the author, which would have been secured by 1614 even without his later works. John Milton Masque, presented at the Ludo Castle, more frequently known as the Comus, can be considered as the his poetic offspring, like the daughter who has traditionally been prized for her delicacy and beauty। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यह रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। तो कौन से वर्क के लिए इनको लैटिन सेक्रेटरी बनाया जाता है? तो कौन से वर्क के लिए? ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये कब आता है? तो 1649 में ये वर्क आता है, ठीक है। ये कभी पूछ भी सकता है ये वर्क कब आया था, तो 1649 में ये वर्क आया था, ठीक है। John Milton was a proponent of the view that the people had the right to depose and punish tyrannical kings. He extended his support for the Republican Commonwealth after the execution of the King Charles I in 1640
9 मिल्टन सपोर्ट become the cause of his appointment as secretary of foreign tongue और लैटिन secretary in the common क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट। ठीक है, क्रॉमवेल्स में क्रॉमवेल ने इनको वो किया था। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा सेशन। इसी तरह वीडियोस आते रहेंगे। आप लोग